डीआईजी जमाल अजीम उसके इंतज़ार में बैठे हुए वकील असलम से गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ पर डीआईजी ने उसकी तरफ देखा, जिसकी चमकती हुई दिला देती आंखें उनका गोया मजाक उड़ा रही थीं। डीआईजी जमाल साहब का संजीदा चेहरा मज़ीद संजीदा हो गया। वकील असलम खुशी से उठने लगा। सिकंदर ने उसे इशारे से बैठने को कहा, फिर साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठा। असलम साहब, मेरी रिहाई की खुशी में मिठाइयाँ नहीं रखी। डीआईजी का मुंह मीठा करवाना था। वो टांग पर टांग चढ़ाकर ऐसे शान से बोला था गोया वो मुजरिम नहीं, जमाल अजीम का मेहमान हो। वकील असलम कुछ बोलने लगे थे कि डीआईजी उसको देखते हुए बोले, सिकंदर भा, कतरे जोर देते हुए भागा। आप कोई 10 साल बाद रिहा नहीं हुए जो मिठाइयाँ बांटते फिरते। 2-4 दिन का लॉकअप में रहना आपके लिए तो हासी मामूली बात हो गई है। उनके तंज पे वकील असलम ने घबराकर सिकंदर की तरफ देखा, जहां वो महफूज मुस्कुराहट लिए उनको सुनते हुए बोला, हाँ, बात तो आपने 100% दुरुस्त की है, मगर मेरे इन प्यारों साथ में वकील असलम के कंधे पे थपकी थी। को कौन समझाए। एक कांटा भी चुभ जाए तो तड़प उठते हैं। फिर ये तो लॉकअप में बंद होने के साथ साथ संगीन इल्जाम लगने वाली बात थी। पतंगे कैसे न लगते। क्यों वकील असलम, ठीक कह रहा हूं ना? मुस्कुराकर उससे वकील असलम से तायीद चाही। वकील असलम ने मुस्कुराकर सर अस्वाद में हिलाया। जमाल अजीम के चेहरे पे तल्ख मुस्कुराहट आई। सिकंदर ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए उनको देखा, फिर कुछ सोचकर बोला। जमाल अजीम के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आई। सिकंदर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उनको देखा, फिर कुछ सोचकर बोला। वैसे कुछ मालूम हुआ आपकी पुलिस को कि इस सब का हाथ किस में है? ये तुमसे ज्यादा किसको पता होगा? अरे जमाली, उससे हल्के से कहका लगाते हुए कदरे प्यार से उन्हें कहा। वो उसे तेज नजरों से देखने लगे। वो उनकी नजरों को मफहूम समझकर बोला। आपने खुद ही तो कहा है कि मेरा यहाँ आना मामूल हो गया है, तो फिर असूली तौर पर आप मेरे यार हुए। उसके सिर देती हुई मुस्कुराहट पर सामने खड़े सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर दबी मुस्कुराहट आई। भा, आप वजाहत कब से देने शुरू हो गए? जमाल साहब ने थोड़ा ही बुरा मानना है। वो अपने पीले टेढ़े मेढ़े दांत खुलकर दिखाते हुए हल्का सा हंसा। सिकंदर ने उसे देखा, जैसे उसे वकील की मदाखलत पसंद नहीं आई थी। वो ऐसा ही था, पल में तोला पल में माशा। वकील असलम ने उसकी नज़र को देखा तो फौरन उठा। अरे असलम साहब, उठ क्यों गए? सिकंदर ने उसके उठने पर बेसाख्ता कहा। डीआईजी बेसारी से उन्हें देखने लगे। जी, वो हम आपकी तैयारी देखी और मिठाई का भी कहा था, तो ये पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल बैठ जाइए। उससे बड़े नरमी से कहा था, मगर वकील असलम जानता था अब उसका गेम खेलने का मूड हो रहा है। सिकंदर भाग को किसी की एक बात बुरी लगती तो वो ऐसी गेम खेलता कि अगले बंदे को आखिर में जाकर अपने बाल नोचने पर मजबूर कर देता। वो अब इसी सोच में थे, आया यहाँ से जाएं, यहाँ उनके सामने बैठकर अपने आने वाले अंजाम को सोचें। मगर हस्बे मामूल सिकंदर इस वक्त खुशगवार मूड में था। उसको इम्तिहान से निकाल कर बोला। जाइए, आप काम किए बगैर रह नहीं सकते। तब तक जमाली साहब से गुफ्तगू शनीद कर लूं। वकील असम ने कलमा शुक्र अदा करते हुए वहां से बोतल की जिन की तरह गायब हुए। वो अब उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मैं तुम्हें तवील अरसे तक इस जेल की जिन्नत बना सकूं। मगर इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना सिकंदर कि तुम मेहमान बनकर यहाँ आओगे और 2 रोज़ गुजार कर यहाँ से चले जाओगे। पर अब नहीं। चाहे तुम जितनी सबूत मिटाने की जतन कर लो, इस बार तुम्हें नाकामी होगी। बोरिया बिस्तर तैयार करके आना। उनकी बात बिल्कुल इत्मीनान से सुनते हुए उससे हाथों से हल्की सी ताली बजाई और फिर टेक लगाकर आंखों से नकली आंसू साफ करते हुए बोला। उफ, रुला दिया यार जमाली। इतना प्यार करते हो कि उम्र भर इस जेल में मेरी शक्ल देखना चाहते हो। ऐसी मोहब्बत तो मेरे बंदे भी मुझसे नहीं करते। साबित कर दिया मेरे यार, ड्रामेबाज। डीआईजी जमाल ने आंखें घुमाते हुए उस ओवर एक्टर को देखा, नाक की नकली नमी पर हाथों की पुछ से साफ करते हुए। उन्होंने देखा उसकी आंखें वाकई सुर्ख हो गई थीं। ना कामी। उससे ना और कामी को अलग बोलते हुए हाथ से जोर देते हुए अजीब लहजे में कहा। अव्वल तो ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में शामिल नहीं है, मगर अगर इस लफ्ज़ से मेरी राह में आने की कोशिश की वो रुका, ठहरा, कमीनी सी मुस्कुराहट उभरी। तो जैसे 2 इंसानों के हिस्से करता हूँ वैसे ही इस लफ्ज़ को अलग करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। उन्होंने उसकी बात पर गहरबार नजरों से देखा। अब उसके तासुरात नॉर्मल हो गए। अपनी बात कह चुका था। अरे, चाय नहीं पिलवाई? कितने कंजूस हो तुम लोग। खैर कोई गल नहीं जमाली, आना मेरे महल, मैं सही हराम की कमाई वाली चाय पिलाऊंगा।
कसम से जो सवाद हराम के जाम में है वो तुम्हारे हलाल में कहाँ। उफ, उसकी दिल जलाने वाली बातें। डीआईजी जमाल का बस नहीं चल रहा था, उसका रेशा रेशा अलग कर दे, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं था। ऐसे कुत्तों को कुत्ते वाली मौत ही सूट करती है, और उसका भी एक वक्त है, और वो उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। धुन के अंदाज से बोलते हुए उठा और सीटी बजाते हुए वो बाहर निकला। डीआईजी जमाल अजीम ने अपने सर पर हाथ फेरा और सब सिपाही को बाहर जाने का इशारा किया। वो सब सलूट मारकर निकल पड़े। अदात जो खड़ा उस सो कॉल्ड मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था, सिकंदर के बाहर निकलने पर उसका सर बेसाख्ता उठा। नजर उस पर पड़ी जो सबको सलाम देता। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लाहौर का सबसे बड़ा खतरनाक कमीना गुंडा है। उससे अदात की तरफ देखते हुए खुशदिली से सलाम किया। क्या था ये शख्स? वो खामोशी से सिर्फ सर हिला पाए। हैरत की बात, इस जैसे मुंहफट आदमी ने अदात के काले चश्मे पहनने पर भी चोट नहीं की थी। सुनने में तो यही आया था कि वो मौका ढूंढता है, शायद ध्यान में ना हो। उनके जयाले में से एक अंदर आया और सिकंदर को देखते हुए खुशी से पागल होते हुए ऊंचे ऊंचे नारे लगाने लगा। सिकंदर भा जिंदाबाद, सिकंदर भा जिंदाबाद। अदात ने उस पागल जयाली को उछलते देखकर तासुब से सर हिलाते हुए भैया के ऑफिस की तरफ बढ़ा। जमाल अजीम सोच में गुम किसी गैर नुक्ते पर गौर कर रहे थे कि एकदम दरवाजे पे हल्की सी दस्तक ने उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया। आने वाले को देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। अदात ने होले से मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया था। हानि, तुम कैसे आना हुआ? अदात का आना उनके लिए बायस हैरत था। बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे, जो कि घर में नहीं हो सकती थी। वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला। जमाल अजीम ने अब्रू उठाकर ज़रूरी काम के लफ्ज़ पर गौर किया। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है हानि? उन्हें उसके अंदाज पर हल्का सा इसराब हुआ था। हनी नफी में सर हिलाते हुए हाथ से सामने पड़ा पेपर वेट पकड़कर घुमाने लगा। पहले तो सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। जब सोच लिया तो गला खंगारते हुए बोला, तो लहजे में बेहद धीमापन मगर मजबूती थी। ईना की शादी में 2 हफ्ते रह गए हैं। कहते साथ वो रुक कर उन्हें देखने लगा, जो उसे बड़े गौर से सुन रहे थे। हाँ तो कोई बात हुई है? नहीं, मैं सोच रहा था कि आप ही और मिशी को बुला लें। वो ऐन शादी वाले दिन की बजाय पहले आ जाएं। असल मज़ा शुरू के रोज़ सौगात का होता है। वैसे भी ईना कह रही थी उसे ब्राइडल शावर करना है, उससे मिशी को लाजमी होना चाहिए। 3 जुमलों में उससे काम की बात कर दी थी, और अब वो मुंतज़िर था कि भैया के जवाब का। हालांकि उसे उनका जवाब मालूम था, मगर फिर भी एक उम्मीद थी, जो क्या पता उसकी कोशिश या सालों में पहली बार दरख्वास्त करने पर वो उस पर गौर करें। जमाल अजीम ने उसे एक नज़र देखा, फिर गहरा सांस लेते हुए कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाकर बोले, तुम जानते हो कि यह मुमकिन नहीं है, फिर भी ये बात मुझसे कर रहे हो। मैं जानता हूँ भैया, लेकिन क्या पता इतने सालों बाद रऊफ भाई का दिल पिघल गया हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? उससे भाई की बात का नरमी से जवाब दिया। उन्होंने एक नज़र उसे देखा तो बोले, ये सब आईना ने तुमसे कहा है? अदात उन्हें देखता रहा, फिर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बोला, भाई सिर्फ आईना ही नहीं, ये ख्वाहिश हम सब घर वालों की है कि हमारी खुशियों में आप ही हमारे साथ हों। रोहेल की शादी हुई थी तब तो किसी ने ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी थी। आईना के टाइम पर आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारा उनसे राब्ता नहीं था भैया। रऊफ भाई हम सबकी शक्ल तो दूर, हमारी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहते थे। आप ही पर कितनी पाबंदियां थी, मगर अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप ही हर महीने एक बार चक्कर लगा लेती हैं। मिशी की आईना के साथ गहरी दोस्ती है, उनका पूरा पूरा राब्ता है एक दूसरे से, और ये बात रऊफ भाई को भी मालूम है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वक्त एक मरहम है भैया, और मुझे लगता है ये मरहम रऊफ भाई के जख्मों को मनमेल कर रहा है। उसकी बात में दम ज़रूर था, मगर फिर भी वो जो बात कर रहा था वो मुमकिन नहीं थी। जख्म बहुत गहरा है हानि, और जो जख्म रऊफ को लगा है वो इतनी आसानी से मनमेल नहीं होते मेरे बच्चे। उसकी बात पर हदात को सकता लग गया। वो अपनी बात जारी करते हुए बोले, वक्त तो मरहम लगा देता है, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की, मगर ये मुआशरा, ये बेरहम मुआशरा उसके पुराने जख्मों को फिर छेड़ेंगे और उसकी तकलीफ दुगनी होगी, और जब तकलीफ दुगनी होगी तो सुई हुई नफरत और हकारत फिर से जाग जाएगी। वो एकदम खामोश हो गए, फिर उसे देखकर एक बार फिर से शुरू हो गए। शुमाइला से बात हुई थी मेरी। रऊफ के खानदान की सारी बच्चियां अपने घरों की हो गई हैं। कुछ तो मिशी की हम उम्र थी और कुछ उससे छोटी। वो कह रहे थे, और वो बिल्कुल साकित बैठा उन्हें सुन रहा था। उसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। एक बार फिर जुर्म के कटहरे में उसे खड़ा कर दिया, सवाए पछतावे कि उसके पास कुछ नहीं था। वो कह रहे थे कि मिशी के इस महरूमी का धब्बा लगाने पर वो दुनिया की हर किस्म की खुशी से महरूम हो गई थी। उसके नसीब में मोहब्बत भरी निगाह की बजाय
तराहम भरी निगाहें थीं। मोहब्बत के धोख-फोल के बजाय हमदर्दी के अक्सर थे। रफ़ाकत भरा हाथ सिर्फ़ ख्वाब था, हसरत लेता हुआ ख्वाब, अज़ियत देता हुआ ख्वाब। कोई भी उसको अपना हमराज़ बनाने के लिए नहीं तैयार। हमसफ़र तो बहुत दूर की बात थी। उसकी ज़िंदगी के भी दीगर मसाइल थे, जिसका हदाद अज़ीम को अच्छी तरह मालूम था, और उस सब का ज़िम्मेदार और कोई नहीं, उसका सगा मामू हदाद अज़ीम था। बड़े भैया अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुए, तो उसको बिल्कुल चुप पाकर चौंक पड़े। हदाद। हदाद हिल नहीं सका। वो अपना बेरहमी से तज्जिया करने में मसरूफ़ था। उसे तो हर तरफ यही सुनाई दे रहा था कि रिमशा की गोराई उसने छीनी है। वो उस सब का ज़िम्मेदार है। उससे उस मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है। जिस खुशी की वो मुस्तहिक थी, वो खुशी भी उससे छीन ली। हदाद। भैया ने एक बार फिर उसे पुकारा, मगर वो मासी की यादों में चला गया था। हदाद बेटा, ख्याल रखना इसका। अगर ये रोई ना तो मार पड़ेगी। नानों ने उसकी बोनी बनाकर हदाद के हवाले करते हुए कहा। अरे अम्मी, हम बस घंटे के लिए जा रहे हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इसे कराची ले जा रहा हूँ। क्यों मिशी? रमशा ने सर तेजी से हिलाया। हदाद मुस्कुरा उठा। छोटी बच्ची है और माँ बाप की एक ही तो औलाद है। रौफ की तो जान है इसमें। बड़ी ही मुश्किलों से हमारे पास छोड़ा है, और मैंने वादा किया है इससे कि हर तरह से उसका ख्याल रखूंगी। इससे तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी है। अगर ये रोई तो रौफ से तो मार खाओगे ही। मेरे से भी वो दो जूते पड़ेंगे। नानू ने घूर कर कहा। रमशा सुनते ही खिलखिला पड़ी। तोबा, कैसे मेरी डांट पर हंस रही है। हदाद ने उसके बालों को बिगाड़ा। हदाद, अम्मी ने तनबीह की। रमशा ने अपनी मामू को घूरा। वो हंस पड़ा। वो खुदा हाफिज कहकर बाहर पोर्च में आ चुके थे कि अचानक हदाद का मोबाइल बज उठा। उसे फ़ोन को देखने के बजाय पहले फ्रंट सीट पर रमशा को बिठाकर उसकी सीट बेल्ट बांधी। इस चक्कर में फ़ोन बजते बजते बंद हो गया। जब वो उसे सैरल करके अपनी तरफ आने लगा कि फ़ोन एक बार फिर बज उठा। पेंट की जेब से फ़ोन निकालकर जब उससे कॉल करने वाले का नाम देखा, तो उसके माथे पर लातादार शिकने आ गई। लब खींच कर तेज नजरों से उस नाम को देखा। वो सोच रहा था आया उसका फ़ोन उठाए या नहीं। उसी कश्मकश में खड़ा रहा कि रमशा ने उन्हें वहां खड़ा पाकर शीशे से मुंह निकालकर उन्हें आवाज़ दी। मामू। रमशा के बुलाने पर हदाद सोच से निकला और फ़ोन उठाने का इरादा तर्क करके जेब में वापस रखता ड्राइविंग सीट की तरफ आया। सॉरी, फोन आ गया था। उससे मुस्कुराकर मिशी की नाक दबाई। रमशा ने नाक चढ़ाकर उन्हें देखा। मामू, मामा का फ़ोन आया था। जब गेट खुलने पर हदाद गाड़ी रिवर्स कर रहा था, तो रमशा ने उससे बेख्तियार पूछा था। हदाद गाड़ी निकालकर उससे बोला। नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता आपके पापा का मैसेज आया था कि वो दुबई में है। लेकिन वो तो अल्लाह के घर नहीं जा रहे थे। दुबई में कैसे? वो बेल्ट को छेड़ते हुए हदाद की बात सुनते हुए बेहद मासूमियत से बोली थी। हदाद मुस्कुराया। कुछ घंटे वहाँ स्टे करेंगे, फिर जाएंगे। प्लेन में बैठते बैठते बंदा थक जाता है ना। उससे हाथ बढ़ाकर रमशा के गाल खींचते हुए कहा। उन दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि उसी दौरान हदाद की जेब में पड़ा मोबाइल एक बार फिर बज उठा। रमशा बेल सुनते हुए चहक कर बोली। मामू, मामा का फ़ोन। वो समझी उसकी मामा का फ़ोन होगा। हदाद उसकी उदासी उसके लहजे में ही महसूस कर चुका था। वो उन्हें मिस कर रही थी। अभी गए हुए वक्त ही कितना हुआ था, मगर अभी वो छोटी थी। एक लम्हे के लिए भी आपी ने उसे खुद से दूर भी नहीं किया था। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, उस स्कूल में उसकी आपी भी पढ़ाती थी, तो दूरी कैसे होती। हदाद ने सोचते हुए मोड़ काटा और दूसरे हाथ से मोबाइल निकाला। देखा तो नामालूम नंबर स्क्रीन पर चमका रहा था। उससे उठाकर कानों से लगाया। हेलो। अरे शुक्र, आपका नंबर मिल गया कैप्टन साहब, वरना हमें तो लग रहा था कि आप तो इस अनजान नंबर को भी मेरा समझकर काट देते। खैर, आपने मुझे पहचान तो लिया है ना। या हमें पागल समझकर कहीं फ़ोन तो नहीं बंद करने वाले। फ़ोन से आती आमिर भा की आवाज़ सुनते ही हदाद की सभी पेशानी पर शिकन आ गई। साफ रंगत इस वक्त गुस्से की शिद्दत से सुर्खी माइल हो गई थी। लब भींचते हुए वो सोच रहा था आया उसको किन अल्फाज में बावर करवाए। रमशा की मौजूदगी में वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। इससे सोचने के बाद उससे एक जगह कार रुकी। रमशा ने झोंक कर उसे देखा, मगर हदाद उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। देखो आमिर भा, अपनी इस बेकार सी कोशिश को बराए मेहरबानी रोक दो, क्योंकि अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने के सिवा तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं अपने काम से पीछे नहीं हटने वाला, और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। सो बेहतर है जो चल रहा है उसे चलने दो और आने वाले वक्त का इंतजार करो। बेइंतहा खुश लहजे में उससे साफ लफ्ज़ों में जवाब दे दिया, और उसका जवाब सुने बिना उससे फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड की तरफ फेंका। कोनी शीशी के साथ टिकाए उससे अपनी कनपट्टी को दबाया। फिर मिशी को देखा जो उसे ही देख रही थी।
हदाद ने गहरा सांस लिया और हल्का सा मुस्कुराया। सॉरी, ये कॉल्स मामू को बहुत तंग करती हैं, इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। आप उन्हें डांट दिया करिए मामू, और फिर वो आपको आइंदा तंग नहीं करेंगे। रमशा ने अपनी दाई आंख में कुछ चला जाने पर हाथों की मुट्ठी बनाकर उससे मसलते हुए धीमी आवाज में कहा। हदाद उसके सादगी से कहने पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। हाँ, अब डांट दिया है, अब नहीं कुछ कहेंगे। आहिस्ते से बड़बड़ाते हुए वो अब गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अब वो वाकई उससे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि अपने काम को पूरा करने के लिए अमल करेंगे, और ये अमल हदाद और रमशा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उन मामू भतीजी का इरादा मैकडॉनल्ड्स जाने का था। हदाद ने कार रिवर्स की क्योंकि उस मैकडॉनल्ड्स का रास्ता दूसरी जानिब था। कार रिवर्स करते उसे मालूम भी नहीं था कि उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी है जो उसी का ही पीछा कर रही थी। जैसे ही हदाद मोड़ काट कर दूसरी तरफ जाने लगा, पीछे वाली गाड़ी तेज़ी से आई और एक जोरदार टक्कर से उससे गाड़ी को जोरदार झटका दिया। झटका लगने से गाड़ी आगे हुई और हदाद का सर जोर से स्टीयरिंग पर जा लगा। रिमशा की अलबत्ता बचत हो गई क्योंकि खुशकिस्मती से उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, मगर फिर वो डर से चीख पड़ी। मामू! हदाद ने फौरन अपने दुखते सर को पकड़ा और सर झटक कर मामले की नौयत जानने के लिए तेजी से मुड़ा ही था कि एक बार फिर झटका। अब की बार रमशा का सर साइड शीशे पर जोर से लगा था, मगर हदाद ने स्टीयरिंग को सख्ती से थामकर खुद को एक बार फिर लगने से बचाया। उसे तेजी से ब्रेक को छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ाई ताकि वो दूसरी बार अटैक न करे। गाड़ी को तेजी से चलाते हुए उसने बैक मिरर में देखा। वहाँ खूब अंधेरे में दो तेज रोशनियां उसका ताकुब कर रही थीं। हदाद समझ गया, ये उसी ने भेजे हैं। गुस्से की तेज लहरें उसके अंदर दौड़ी। उससे फुर्ती से गाड़ी को बाईं जाने मोड़ा। रमशा खौफ से पीली, कभी अपने मामू को तो कभी सामने देख रही थी। मामू! वो कहना चाहती थी कि मामू गाड़ी ऐसा चलाएं, मगर लफ्ज़ जैसे गुम होकर रह गए थे। तेजी से गाड़ी दोबारा एक स्ट्रीट में मोड़ते हुए हदाद को अचानक रिमशा का ख्याल आया। उससे एक नज़र उसे देखा तो पेशेमानी उसके अंदर फैल गई। इस हालात में उसे वाकई उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाना चाहिए था। मिशी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो। ये कोई बैड वॉइस है, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? वो उसको कहते साथ उसकी नज़रें साइड मिरर की तरफ गईं। गाड़ी उस स्ट्रीट के हदूद में दाखिल हो गई थी। हदाद ने एक हाथ से स्टीयरिंग जबकि दूसरी हाथ से तेजी से फ़ोन निकाला। उसे जल्दी से भैया का नंबर मिलाया और कान से लगाकर पीछे की तरफ देखने लगा। बेल जा रही थी, मगर फ़ोन नहीं उठा रहा था। हदाद को अलग परेशानी लग गई क्योंकि इस वक्त वो अकेला नहीं, उसके साथ रिमशा भी मौजूद थी। उसने फ़ोन को गोद में फेंक कर यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश किया। उसके दिमाग में एक बात आई, उसके रास्ते में दो स्ट्रीट्स आ रही हैं, उस इलाके में बिजली भी गई है, तो वो यही समझेगा कि वो उनमें से किसी में घुसा है। वो काफ़ी पीछे था, इसलिए उनको देख नहीं पाया था। उसने रेस दबाई और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। उसी रास्ते में ऐसी बेशुमार स्ट्रीट्स आई थीं। अब वो 24 नंबर वाली में घुसकर मेन एरिया की तरफ आ गया जहाँ एक पार्क मौजूद था। हदाद ने पीछे देखा तो गहरा सांस लिया। गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो इस इलाके से निकलकर अब मेन रोड की तरफ आ गए थे। हदाद बार बार पीछे देख रहा था क्योंकि खूब अंधेरे में वो जान ही नहीं सका था किस रंग और किस मॉडल की वो गाड़ी थी। उससे रमशा को देखा जो डर कर अपने कांपते जिस्म समेत सर झुकाकर रो रही थी। हदाद ने उसके सर पर हाथ रखकर उसका सर ऊंचा किया। ओ मिशी, बच्चे ऐसे थोड़ी रोते हैं। उससे मिशी के गिर्द बाजू फैलाकर थपकी थी। वो अपने नन्हे हाथों से मुठ्ठियां बनाए अपनी आंखें जोर जोर से मलते हुए सिसकी। मामू, वो मारने वाले हैं हमें। हदाद ने दूसरी तरफ स्टीयरिंग मोड़कर एक बड़े से मेडिकल स्टोर के सामने रोकी। अब उसे पता था वो लोग यहाँ पर तो कम से कम हमला नहीं करेंगे। हदाद ने उसे देखा और उसका अपने तरफ किया। कहीं लगी तो नहीं आपको? उसे उसके सर और चेहरे पर कोई चोट तलाश करनी चाहिए, मगर सदा शुक्र बेल्ट से बचत हो गई। अब हम घर जाएंगे, आपने नानू को बिल्कुल नहीं बताना। जो भी बात होगी वो मैं सबसे करूँगा। उसने प्यार से रमशा के आंसू साफ किए। मामू, वो लोग कौन थे? रमशा ने हिचकी लेते हुए कहा। हदाद उसे देखता रहा, फिर गहरा सांस लेते हुए अपने सर को दबाया और धीमी आवाज में कहा। बस कुछ बुरे लोग हैं जो अपने अमलनामे को रोकने के लिए ये सब हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उन्हें इस चीज़ की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। उसका लहजा जितना सख्त था, इरादे भी उतने ही मजबूत थे, मगर किस्मत में जो लिख दिया जाए उसे कौन रोक सकता है। मेडिकल स्टोर से अपने लिए पेन किलर और पानी लेकर वो गाड़ी के रास्ते मोड़ने लगा। उसी पल भैया का फ़ोन आ गया। हदाद ने एक नाम पढ़ते ही फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। हाँ नहीं, तुम्हारी 3 मिस कॉल्स आई थी, सब हैरियत है ना? जी हैरियत है,
आप घर पे हैं या अभी भी काम पर? मुझे आए हुए 15 मिनट हो गए हैं। लिजा ने बताया कि तुम मिशी को लेकर कहीं गए हुए हो। उनके कहने पर उसने बेख्तियार रमशा को देखा, जो सीट की पुष्ट से टेक लगाए आंखें मूंदे सो गई थी। जी भैया, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। घर आकर आपसे बात करता हूँ। उससे अपना लहजा हद्दुल अमकान नॉर्मल रखने की सही की। वहाँ उन्होंने परेशान हो जाना था, साथ में घर वालों को भी कर देना था। कोई बात हुई है हदात? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो भी हदाद के बड़े भाई थे। असल बात की तह तक पहुंचने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी थी। हदाद ने यू टर्न से मोड़ काटना था, जहां उससे इतनी सारी गाड़ियां तेजी से आ रही थीं। उससे उनके रुकने का इंतजार किया, फिर भैया को 2 जुमले मुतमिन करने के लिए अदा करके वह फ़ोन अपनी गोद में फेंक कर अपने चेहरे पे हाथ फेर रहा था। उससे बाईं जानिब से आती गाड़ियों का रुकने का इंतजार किया। फिर जब ट्रैफिक हेडलाइट्स की बत्ती लाल हुई, तो सारी गाड़ियों के रुकने का इंतजार करने की बजाय हदाद ने टर्न बाकी गाड़ियों समेत की तरफ मुड़ा, और ये उसकी संगीन गलती थी। बाईं जानिब आने वाली रेड स्पोर्ट्स कार आया बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में था, या उसका मकसद ही हदाद की गाड़ी से टक्कर मारना था। जैसे ये सब हुआ तो हदाद की गाड़ी सड़क के करीब फुटपाथ की जाने उल्टी होकर गिरी, और आसपास के शोर एकदम मदम होने लगा। शहर की रोशनियां एकदम अंधेरे में बदलने लगी। सांसें लेना दुश्वार हो गई। दर्द का दायरा बढ़ता जा रहा था। गाड़ी के बाहर से धुआं निकलने लगा, और तमाशाई देखते शहरी फौरन हादसे का शिकार फर्द की मदद के लिए उसकी तरफ लपके थे। हदात, हदात। अदाद अपने कंधे के झुंझोड़ने पर एकदम होश में आया। उसे सर उठाकर उस तरफ देखा। जमाल भैया परेशानी से उसकी तरफ झुके हुए उसकी तबीयत का पूछ रहे थे। हदात, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब उन्होंने दूसरी बार उसकी गैर होती हुई हालत को देखते हुए कहा, अदाद ने उनका हाथ थामकर तसल्ली दी। मैं ठीक हूँ भैया। उससे इतनी हल्की आवाज़ में कहा था कि डीआईजी जमाल अजीम बामुश्किल ही सुन पाए। उन्हें उसकी फिक्र लग गई, कहीं उनकी पग किसी बात का असर ही न लिया हो। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे और सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर उसे पकड़ाया। ये लो पियो। चेहरा एकदम से पीला हो गया है तुम्हारा। अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। उनकी फिक्रमंदी देखकर हदाद को अपना आप संभालना पड़ा, कहीं वो उसकी हाथ तबीयत से उसकी दिली कैफियत न भांप ले, और ख्वाह महा कि उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और हदाद ये हरगिज़ नहीं चाहता था। उससे बेहद खामोशी से गिलास थामा, और 2-3 घूंट भरकर उससे उनके मुतफक्किर चेहरे को देखा तो होले से मुस्कुरा दिया। भैया, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी के बायस ऐसी तबीयत हो गई थी। वो उससे कहना चाहते थे कि वो उनके लिए एक खुली किताब की तरह है। वो चाहे लाख बहाने घड़े, लाख अपने तासुरात छुपाने के जतन करे, वो एक सेकंड में उसके हर एहसासात को जान लेते थे। ठीक है, मैं जाऊँगा। वैसे भी इस भाव वाले मामले में रऊफ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये सब चल रहा है, अनकरीब हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह होने के करीब है। बस अल्लाह हमारी कौम पर रहम नाजिल फरमाए। हदाद ने उनकी बात सुनते हुए उन्हें बेख्तियार देखा। आपको लगता है वो इस केस पर गौर करेंगे और अपने साथ साथ आप ही और मिशी को भी लाएंगे? उसके कहने पर उन्होंने एक ठंडा सांस लिया, फिर गंभीर लहजे में खोया हुए। तुमने ही तो कहा था, कोशिश करने में क्या हर्ज है। हो सकता है केस की खातिर वो राजी हो जाए, या फिर अब उसके दिल में वो खलिश ना रही हो जो 14 साल कबल थी। चलें, जो करेगा अब अल्लाह ही करेगा। अब ये जो बाहर शोर और हंगामा है, ये कब तक चलेगा? ताकि मैं अब निकलूं। शोर की आवाज़ सब कमरे तक भी आने लगी थी। डीआईजी जमाल के चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी आ गई। ये भाग अगर मरेगा तो मेरी गोली से ही मारा जाएगा। उनके कराहती से कहने पर हदाद महज तासुब से सर ही हिला सकता था, क्योंकि ये जानता था ये सब कहने की बातें हैं। ना पहले किसी ने उनका कुछ बिगाड़ा, ना अब, और कल भी उनका कुछ बिगाड़ सकेगा। ये उसकी तर्क सोच थी या अपना तजुर्बा, बहरहाल हकीकत तो अब तक यही थी। सिकंदर शान से चलता बाहर आया तो बाहर की सुनहरी धूप के साथ साथ बहुत से शोर गल ने उसका इस्तकबाल किया था। उस शोर में सवालात से भरी मीडिया भी थी, मोहब्बत करने वाले उसके साथी भी, जिनमें नफरत और डराने वाले लोग भी शामिल थे। धूप अपने चेहरे और आंखों पर पड़ने के बायस उससे अपने हाथ का छज्जा बनाया और दूसरा हाथ हिलाया। उसके ये सब करने से नारे एकदम बुलंद हुआ। मीडिया वाले सिकंदर को देखते ही फौरन से अपने अपने माइक थामे सिकंदर की तरफ आए। सिकंदर भा, क्या ये सच है कि प्राइवेट स्कूल में बेची जाने वाली गैर मुल्की मंशियात में आपका हाथ नहीं है? इस केस में आपका कोई लेना देना है या फिर आपके दुश्मनों की कोई साजिश है? सारे ड्रग माफिया को छोड़कर पुलिस और हुकूमत को आप पर ही क्यों शक करती है, जबकि आपकी प्रोफाइल हमेशा क्लियर पाई जाती है? सिकंदर मुस्कुराकर उनके सवाल को सुन रहा था। पुलिस वाले उसे हंगामे से
सख्त निलान थे। उनके मज़ीद चंद सवालों को सुनने के बाद सिकंदर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में चमचुलनों में पूरी बात कर दी। देखें, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो होती रहती हैं, जिन्होंने कभी नहीं रुकना। उनकी मेरे ऊपर तफ्तीश और सलाहों के पीछे कर देने से कोई मसला नहीं है। ये तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जहाँ तक बात है मेरे बेकसूर होने की, तो ये सब आपके सामने है। लाख इल्ज़ाम, लाख स्कैंडल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे ये साबित होता है कि इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसकी बात सुनकर चंद पुलिस वालों समेत चंद एक लोगों के चेहरे पर तमस्सुर मुस्कुराहट आई। एक ने तो बाकायदा सरगोशी की थी। कैसा कमीना इंसान है, अपने गुनाह छुपाकर उस रब का हवाला दे रहा है जिसके आगे एक बार भी मैंने इसे सजदा करते नहीं देखा। हमें क्या मालूम हो सकता है वो दिखावे की बजाय सच में मजहबी हो। एक सहाफ़ी ने उस बंदे की बात सुनते हुए बेसाख्ता कहा। वो बाकी सहाफ़ियों की बजाय उसके पीछे नहीं भागा था, जो अब बड़ी शान से अपनी जी वैगन में बैठ रहा था। चंद जयालू ने उस पर फूल भी निछावर किए थे, जो अब उसके स्याह बालों पे उसकी तरह शान से बैठ गए थे। मगर वो सिकंदर ही क्या, जो किसी को अपने वजूद और रूह पर राज करने दे। झट से उससे अपने बालों पे हाथ मारकर अपने सर से बत्तों को हटाया और गाड़ी सन से उसके इशारे पर आगे बढ़ चुकी थी और पीछे से धूल और मिट्टी छोड़ चुकी थी। मुख्तलिफ मुख्तलिफ सहाफ़ी अब कैमरे के सामने खड़े एक जैसी न्यूज़ पूरे मुल्क की टेलीविज़न तक पहुंचा रहे थे और उनका कहना था कि यह खबर सबसे पहले उनकी न्यूज़ चैनल तक उनको फराहम हो रही है। चीफ जस्टिस हदीद आलम का इकलौता बेटा सिकंदर हदीद इस वक्त हर चैनल में स्पॉटलाइट पर था और ये न्यूज़ के 12,090 किलोमीटर दूर डिफेंस के एक इलाके के आखिरी कोने की सफ़ेद कोठी, जिसकी प्लेट पर रऊफ अमजद लिखा हुआ था, उसके ऊपरी लॉन्च में सफ़ेद शलवार कमीज में एक 19 साल लड़की बैठी इन्हवाक से ये न्यूज़ सक रही थी। वो सोफे से टेक लगाए कारपेट पे बैठी, दोनों कोनियाँ मेज़ पे टिकाए सामने टीवी पे चलती ये न्यूज़ तो कभी अपने सामने पड़ी कैलीग्राफी देखने लगी, जिस पर अधूरे फ़ारसी के लफ्ज़ उसको बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहे थे। अभी उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था। आज वो अपना काम मुकम्मल कर ली थी, मगर जैसे ही वो दुश्मनी जहाँ टीवी के सामने आया था, उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। जब वो बेकसूर है तो ये पुलिस वाले बार-बार उसको पेशी के लिए क्यों बुलाते हैं? अपने घुंघराले बालों के लड्डू के साथ खेलते वो सोचे जा रही थी। बाबा भी इसके खिलाफ है। पता नहीं दुनिया की नज़र में वो इतना बुरा क्यों है? तुम खुद सोचो मिशी, जो ये खबरें दिखाई जाती हैं, जो उसके बारे में सुना जाता है, जिसके तुम्हारे बाप मामू समेत सब गवाह हैं, तो तुम इस बात को मानती क्यों नहीं हो? वो लाहौर का सबसे बड़ा खतरनाक और कमीना बदमाश है। उसके अंदर कोई कहता पर दिल उस बात की नफी कर देता। सहू के स्याही से लिखे अल्फाज पे उंगली फेरते उसके बारे में ख्याल आ रहा था। उसे 2 दिन जेल में कैसे गुजारे होंगे, उससे किन किन सवालों का सामना किया होगा, क्या क्या परेशानी झेली होगी, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। इन सोचों में घिरी उसे एहसास ही नहीं हुआ कि खामोशी से चलती हुई कोई उसके बिल्कुल साथ आ बैठी थी, उसकी पुरसोच नकोश को तक रही थी। घुंघराले बाल पोनी में बांधे गए थे, जिसकी आधी लट उसके चेहरे के गिर्द अटकलियाँ कर रही थी। सुर्ख होते अनारी गाल इस बात का गुमास था कि वो यकीनन इस पल और उसे ही सोच रही थी। स्याह काली आंखें इस वक्त लांबी पलकों के बायस हिजाब में थी, मगर झुकी हुई घनी पलकें हया का नया रंग बिखेर रही थीं। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर जो उसकी ये चेहरे पे मासूमियत थी, ये उसको पुरकशिश बनाया करती थी। अफसोस, ये पुरकशिश जीता जागता मुजस्मा अपनी आवाज़ से महरूम था। ये सोच उसकी बेस्ट फ्रेंड शीज़ा की थी, जो उसे देखते हुए दुख से सोचे जा रही थी। रमशा शीज़ा के आने पर भी मुतवज्जा नहीं हुई थी। शीज़ा को लगा अब ये चौंक कर उसे देखेगी, मगर नहीं। मोहतरमा के ज़हन पर तो भात साहब सवार हो गए थे। ये साल पहले पड़ने वाली वारदात का इश्कार उसे कुछ दिन पहले ही हुआ था। मिशी ने बताया नहीं, उसे भला बताने की क्या ज़रूरत थी। उसकी आंखें सारे राज खोल देती थीं, जिनमें सिकंदर हदीद का अक्स वक्त के साथ नुमाया होने लगा था। जब वो उसकी मौजूदगी में भी ख्यालों की दुनिया से नहीं निकली थी, तो उसे शरारती लहजा अपनाकर उसे चौंकाने बल्कि उछलने पर मजबूर किया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जग सारा ही वेखे मैनू, मैं कमली बस वेखा तेनू। रमशा ने संभल कर उसे देखा, जो गहरी मुस्कान सजाए शरारती अंदाज में उसे देख रही थी। उसे से घूरते हुए उससे सोफे पे पड़ा नीले रंग का कुशन उठाकर उसे मारा। उससे अपना बचाव के लिए हाथ आगे कर लिए, उससे घूरते हुए हाथ से इशारा किया। यहाँ क्या कर रही हूँ और कब आई? उससे कुशन को पकड़कर खींच लिया था और उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोली, आप किसी और के ख्यालों से निकले तब आपको पता चले ना कि कौन आया और कब आया। बकवास मत करो, गोया आंखों से बावर करवाया।
मिशी, अब कितना मुझसे छुपाओगी? मुझे तो हैरत है आंटी को तुम्हारी कैफियत। इससे आगे कुछ कहती रमशा ने उसके मुंह पर तेजी से हाथ रखा, क्योंकि उसे सीढ़ियों पे अम्मी की आवाज़ें आ रही थीं। वो यकीनन शीशा की आमद पर कुछ खाने के लिए ला रही होंगी। शीशा ने भी मिसेस रॉफ की आवाज़ सुन ली, इससे हाथ उठाकर उसे तसल्ली दी। रमशा का तो डर से बुरा हाल हो गया था, अगर अम्मी ने सुन लिया तो क्या होगा। थोड़ी देर में एक ग्रेसफुल सी हाथों मुलाजमा के साथ उनकी तरफ आई, जिनके हाथों में डिशेस से भरी ट्रे थी। शीशा ने देखती रिमशा की तरफ अम्मी को कहा, आंटी रोज आती हूँ इसके घर और आपकी तकल्लुफ अपने अरूज पर होती है। मैं इस घर की फर्द हूँ, पर आप ये सब करके मेरी खुशफहमी ही खत्म कर देती हैं। उसके कहने पर मिसेस रॉफ मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए। क्यों खुशफहमी? तुम्हारा घर है चंदा, वैसे भी खाने का वक्त हो रहा था, तो सोचा ड्राइंग रूम की तकल्लुफ छोड़कर तुम दोनों दोस्त से यहीं पर बैठकर लंच करो। मिशी, ये गन जरा समेटो ताकि हाला ट्रे रख कर नीचे जाए। शीशा को कहते हुए उन्होंने साथ बैठी बेटी को मुहातिब किया, जिससे पहलावा किया हुआ था। रमशा तेजी से चीज़ें समेटने लगी। आंटी, आपको पता चला है कि आज सिकंदर हदीद रिहा हो गया? उसके कहने पर रमशा का दिल किया कि उसके हाथ में मौजूद बेशुमार ब्रशेस उसके सर पर दे मारे। क्या जरूरत थी उसका सिखर छेड़ने की। रमशा ने उसको कहरबान नजरों से देखते ही चोर नजरों से माँ को देखा, जो संजीदगी से सर अस्वाद में हिलाने लगी। अब तो रोज रोज का तमाशा ही बन गया है। जब इससे निकलना ही होता है तो पुलिस वालों को क्या जरूरत है उसे अंदर करने की। वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं आंटी, इसमें पुलिस वालों का क्या कसूर। उससे सिकंदर की बात कहते हुए रमशा को तमस्सुर नजरों से देखा। उछलकर सारी चीजें लेकर कमरे में चली आई। कमरे का दरवाजा खोलकर वो सब चीजें अपनी साइड खूबसूरत लकड़ी की अलमारी में रखकर मुड़ी और दोबारा उस तरफ आई, जिनका हॉट टॉपिक सिकंदर ही था। उफ, लोग उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते। 4 सालों से उसके कारनामे देखती आ रही हूँ, अब तो आदत हो गई है, क्योंकि ऐसी गंदगी पहले नहीं खत्म हुई तो अब कैसे होगी। जहाँ करप्शन और बेईमानी अपने रूज पर है, बहुत से बच्चे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। हम इस गंद को खत्म करने की बजाय अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे ही इन जराइम का खात्मा होगा। जमाल भाई भी बेकार में सर खपा रहे हैं। उसे अंदर करने से क्या हुआ, 2 दिन बाद शान से निकल आया, जैसे हमेशा निकल आता है। उनके कहने पर ऑरेंज जूस का सिप लेती हुई शीशा बोली, मगर आंटी, आजकल की औलाद कहाँ हैंडल में आती है। सोशल मीडिया और बदलते मॉडर्निज्म ने उनको माँ बाप से दूर कर दिया है। जब बच्चे माँ बाप की हैंडल में नहीं आते तो माँ बाप भी बेचारे कितना करें। तो ऐसे में इस बुराई को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो इसका हल यही है कि उस मछली को निकाल कर फेंक दिया जाए। उसके साथ बैठी हुई रमशा का गोया सब दसवाया जा रहा था, मगर वो भी मजबूत लड़की थी, ऐसी बातों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता था और ना अब पड़ेगा। मगर महबूब की बुराई सुनकर उसके दिल को कुछ अजीब हो रहा था। मिशी, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? कुछ डालो ना और दोस्त को भी सर्व करो। माँ की टूकती हुई आवाज़ पर वो चौंक उठी। उससे उन्हें देखा और सर हिलाकर उसे तेज नसों से फ्राइज़ की प्लेट सर्व की। शीशा ने अपनी मुस्कुराहट सब करते हुए थैंक यू करते हुए ली। वैसे मिशी, तुम्हारा क्या ख्याल है जो ये आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, इसकी तुम में? शीशा के कहने पर मिसेस रॉफ मुस्कुराई। मिशी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेती, बस अपनी दुनिया में रहती। कभी कभार रॉफ मुल्क के हालात के बारे में बहस शुरू कर दे तो यहाँ से चिढ़कर उठ जाती है। उसे इन मामलों में तो रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? मामलों में तो नहीं, बल्कि मामले वाले में तो है मुहतरमा को दिलचस्पी। रमशा का इस बात शिद्दत से दिल था कि काश उसके पास कैंची वाली जुबान होती तो 10-12 गालियाँ तो लाजमी उसे उसके मुंह पर नवाजती थी। मगर शायद अल्लाह नहीं चाहते थे वो अपनी जुबान गंदी करे। मगर हाँ, हाथों का इस्तेमाल किया जा सकता था और उसने किया था। कारपेट पे पड़े उसके एक हाथ पर रमशा ने जोर से चुटकी काटी थी। वो एकदम चीख पड़ी। क्या हुआ बेटा? मिसेस रऊफ अब उठकर नमाज के लिए जाने लगी थी कि शीशा के चीखने पर परेशानी से पीछे मुड़ी। शीशा ने घूरकर रमशा को घूरा, जो अब कतरे इत्मीनान से नूडल्स से लुफ्तंदोज हो रही थी। कुछ नहीं आंटी, खाते हुए जुबान को दांतों तले दबा दिया था। उससे उन्हें तसल्ली दी। ओह, मुझे डरा दिया, आराम से बेटा। वो कहते हुए चल पड़ी तो शीशा ने जोर से उसके बाजू पर मुक्का मारा। इतनी जोर से चुटकी क्यों काटी? इतना बुरा लगा था अपनी भागी बेइज्जती सुनना। रमशा ने कांटा उठाकर उसके चेहरे के करीब लाकर उसकी बोलती बंद की। अम्मी है इस तरफ, अगर आगे से कुछ बकवास की तो यहाँ के सलामत नहीं रहने दूंगी। उसने इशारे से सारी बात समझाई। तो मैंने आखिर क्या कहा था? बस इतना ही ना कि आजकल के। एक बार फिर रमशा ने उकताहट से हाथ हिलाकर उससे बावर करवाया कि वो उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती।
देखती रह गई। ये हादसा तुम्हारे साथ कब हुआ था? उसकी यकलाहट संजीदगी भरी आवाज़ रमशा के समातों से टकराई। उसे ना समझी से उसे देखा, ये किस हादसे की बात कर रही है? मिशी, तुम्हें ये कभी मिला था? उसे कहने की देर थी और रमशा का चेहरा चूने की